Hello guys, welcome you all in a daily current affairs session of 25th मई 2021। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस लीजिए। मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की आपकी लाइव क्लासेस लूंगा। ठीक है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो मैं आपकी लाइव क्लासेस लूंगा उसके लिए अभी मुझे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लाइव क्लासेस के लिए। मेरे पास कुछ टूल्स की अभी कमी पड़ रही है लाइव क्लासेस के लिए। जैसे ही मेरे पास 2 या 3 दिन में वो टूल्स अवेलेबल होते हैं मैं लाइव क्लासेस आपकी लेने लगूंगा। ओके। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 3 से 4 दिन का। समथिंग 3 से 4 दिन लगेंगे मैक्सिमम। और मैं आपके लिए 3 से 4 दिन बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा एक आपकी एक पूरी बैंक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड पूरी सीरीज लेके आऊंगा। उसमें सारे के सारे हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे जो आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर करेंगे। तो जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं बैंक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, थोड़ा सा वेट करिए। मैं आपके लिए वो पूरा का पूरा जो सीरीज है बैंक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की वो 3 से 4 दिन में आपके पास लेके आने वाला हूँ। ठीक है। हमारी डेली फिर लाइव क्लासेस होंगे। अभी आप अपने जो प्री की तैयारी है उस पर भी अच्छे से फोकस करिए। साथ ही साथ अपने करंट को अच्छे से अपडेट रखिए। जो भी और भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे मैं आपके अच्छे से क्लियर कर दूंगा जैसे ही वो लाइव क्लासेस चलना स्टार्ट होंगी। फिर आपको पूरा का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं कि क्या है आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहले हम इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे आज के। ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है आज के इंपॉर्टेंट डेज। तो अभी हाल ही में अगर बात करें 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व किया गया। कौन सा डे? टर्टल, टोटाइस। ठीक है, कछुआ। विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को हर साल। आपको अच्छे से याद रखना है, कछुआ हमारे लिए एक बहुत बड़ा अगर बात करें इंस्पिरेशन है। हम बचपन से कछुए की कहानी सुन के बड़े हुए हैं और हमने हमेशा ही देखा है कि जीतता कौन है? कछुआ। वही बात है, स्लोली एंड स्टडी विन द रेस। तो आप भी अपने जो कार्य को बिल्कुल ही कंसिस्टेंट रखिए। अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखिए। हर एक स्टेप लीजिए, रुकिए नहीं। कछुए खरगोश की तरह हम तेज चले और फिर सो गए, उसमें कोई फायदा नहीं है। आप धीरे धीरे अपने सारे स्टेप लेते रहिए, यानी कंसिस्टेंट रहिए, तो आप भी अपने जो गोल्स हैं वहां पर पहुंच जाएंगे। हम ये कछुए से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कछुए सॉरी वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व किया गया 23 मई को। द पर्पस ऑफ वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई स्पॉन्सर्ड ईयरली सिंस 2000 बाय अमेरिकन टोटाइल रेस्क्यू। तो सन 2000 से अमेरिकन टोटाइज रेस्क्यू द्वारा हर साल सन 2000 से ये डे मनाया जा रहा है। इज टू ब्रिंग अटेंशन टू इंक्रीज नॉलेज एंड रिस्पेक्ट फॉर टर्टल्स एंड टोटाइज एंड एनकरेज ह्यूमन एक्शन टू हेल्प देम सर्वाइव एंड थ्राइव। द थीम ऑफ द ईयर, थीम इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बताया अपने सेशन में कि हमारे एग्जामिनेशन में थीम जरूर पूछी जाती है। तो थीम क्या है? द टर्टल रॉक्स। टर्टल रॉक्स एनकरेजेस अ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस टू सी टर्टल्स एज मोर देन जस्ट रॉक्स विद लेग्स। ठीक है, ये थीम है। दिस डे एम टू रेज नॉलेज अबाउट टर्टल एंड टोर्टाइज। तो इसी उपलक्ष्य पे हमने यहाँ पे टर्टल टर्टल को याद कर लिया। तो वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कब से मनाया जा रहा है? सन 2000 से। और किसने इस डे को मनाना स्टार्ट किया? अमेरिकन टोटाइज रेस्क्यू ने। और थीम क्या है? टर्टल रॉक। ठीक है, ये थीम है, टर्टल रॉक, ये थीम है। ठीक है। थीम बस खाली एक वर्ड, दो वर्ड की है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व ऑन 23 में। ऑब्स्टेरिक फिस्टुला। ऑब्स्टेरिक फिस्टुला अगर बात करें, ये जनरली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है ना उनमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये जनरली एट द टाइम ऑफ बर्थ आती है, कि जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम अगर बात करें वहां पे कुछ ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कैनाल में। तो ये जनरली वही बात है कि हेल्दी डाइट ना लेना, या अगर बात करें एनवायरनमेंट सही नहीं होना या वाटर कंटेमिनेट होना, उसकी वजह से वहाँ पे अगर बात करें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं वुमेन्स को। और वहाँ पे अगर बात करें जब वो सही डिलीवरी नहीं हो पाती है या सही से डिलीवरी नहीं हो रही होती है तो वहाँ पे वो ये प्रॉब्लम फेस करती हैं, ऑब्स्टेरिक फिस्टुला। तो वही बात है, सही डाइट इंपॉर्टेंट होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। सही मतलब साफ पानी होना चाहिए, साफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये काफी मैटर रखता है। तो इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टुला ऑब्जर्व्ड ऑन 23 में।
Obstetric fistula is one of the most serious and tragic injuries that can occur during childbirth. Childbirth के समय ये इंजरी होती है. It is a hole between the birth canal and the bladder or rectum caused by prolonged obstructed labor without treatment. थीम क्या है? थीम है वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ. तो ये थीम अच्छे से याद रखनी है. क्या थीम है? वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. ऑब्स्टेरिक फिस्टुला डे मनाया जाता है 23 मई को और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हर साल. ठीक है, अब हम कुछ कवर कर लेते हैं नेशनल न्यूज आज की. नेशनल न्यूज में अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइजिंग सीरीज ऑफ 5 वेबिनार. तो अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है ये 5 वेबिनार अरेंज करने वाले हैं और ये जो 5 वेबिनार अरेंज करने वाले हैं ये आपके अगर बात करें योगा डे तक चलेंगे. ठीक है ना, 21 जून 2021 जो आपका योगा डे होता है ना तब तक चलेंगे. तो देख लेते हैं क्या है इसके बारे में. The Ministry of Ayush is organizing various activities in the run up to the International Day of Yoga 2021. One among these is a series of 5 webinars that the ministry is organizing under the broad theme of Be with Yoga, Be at Home. तो क्या थीम है इस 5 वेबिनार सीरीज की? ये जनरली जो 5 सीरीज ये है वेबिनार की, ये जनरली हेल्थ से रिलेटेड ही है. हेल्थ कॉन्शियस से रिलेटेड है, हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड है. और इसकी जो थीम रखी है बी विद योगा बी एट होम. जनरली जो फोकस है वो योगा, डाइट और आपके पूरे मेंटल और हेल्थ बीइंग पर ही है, हेल्थ वेल बीइंग पर ही है. ठीक है, it is being organized in collaboration with 5 renowned organizations of the country who will present one webinar each on particular topic of importance. तो कंट्री के जो रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये परफॉर्म करेंगे. जैसे कि अगर बात करें जो पहला वेबिनार है वो 24 मई को हुआ और उसका नाम वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? द आर्ट ऑफ लिविंग. आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सब लोग जानते ही हैं. श्री श्री रविशंकर जी की अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग. तो उन्होंने ये यहाँ पर अगर बात करें पहला वेबिनार कंडक्ट किया और इसका क्या रखा थीम? फाइंडिंग इनर स्ट्रेंथ एमिस्ट आउटर क्राइसिस. ठीक है ना, यानी जो भी क्राइसिस बाहर चल रहे हैं उससे लड़ने के लिए हमें अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है. ऑल द वेबिनार विल बी लाइव स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब, फेसबुक पेज ऑन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आप यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे जाके उस वेबिनार को देख सकते हैं और आप जरूर देखिए. ठीक है ना, क्योंकि वही बात है कि अगर कोई भी चीज हमारी हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ का गोल होना चाहिए हेल्थ, वेल्थ एंड वाइस. ठीक है ना, हमें क्या होना है? हमें हेल्दी होना है, हमें वेल्दी होना है और हमें वाइस भी होना है. तो पहले हमें हेल्थ पे फोकस बहुत अच्छे से करना चाहिए. जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम वेल्दी भी अच्छे से हो जाएंगे और वाइस भी हो जाएंगे. ठीक है, the other 4 webinar to the follow in the series will be presented by the Yoga Institute, Krishnamacharya Yoga, Mandiram, Arham Dhyan Yoga and कैवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट. तो ये 4 इंस्टीट्यूट और पार्टिसिपेट कर रहे हैं. टोटल 5 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये 5 वेबिनार के लिए. बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तो हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है हर साल. द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून सिंस 2015. सन 2015 से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है. और ये इंटरनेशनल योगा डे है ये भारत ने ही रखा था. ठीक है ना, ये भारत ने ही इसका प्रस्ताव रखा था. और योगा जो है वो भारतीयों की अगर पहचान माना जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे. इंडिया के लेवल पे अगर बात करें, जैसे अगर बात करें जो और जैसे कि अगर बात करें फॉर एग्जांपल जो क्रिसमस है वो क्या है? वो आपका अमेरिका या यूरोप का दिया हुआ है. इसी तरीके से अगर बात करें ये जो योगा डे है ये इंडिया का दिया हुआ है. तो इंडिया की पहचान है अगर बात करें योगा में विश्व भर में. योगा इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया. Next news. Supreme Court E-Committee prepared and unveiled manual for its free E-Court service mobile app. तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. ये जो मोबाइल ऐप है ये कुछ 14 लैंग्वेजेस में है. इस मोबाइल ऐप में जितने भी जो केसेस होते हैं, प्रीसीडिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी डिटेल्स होंगे. ठीक है, अगर मान लो किसी भी वकील को या किसी भी अगर बात करें कोई भी पर्सन को अगर कोई केस स्टडी करनी है, कोई स्टूडेंट हो गया, कोई लॉयर हो गया, किसी को केस स्टडी करनी है तो वो अगर बात करें उसकी केस स्टडी इस मोबाइल ऐप के थ्रू आसानी से कर सकता है. द मैनुअल हैज बीन मेड
अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु। द एप्लीकेशन हैज क्रॉस 57 लाख डाउनलोड ऑन द प्ले स्टोर। तो 57 लाख डाउनलोड हो चुके हैं अभी तक इस ऐप के। The app, which acts as a personalized digital case diary with case details available on the handset through the day and free of cost. Through the e-court service mobile app, one can get केस स्टेटड एंड केस डिटेल ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें इसी ऐप के थ्रू आपको जो भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो केस स्टेटस है उनके बारे में भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ ये ई कोर्ट मोबाइल सर्विस ऐप लॉन्च करने का। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल न्यूज में अगर बात करें तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 600 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है बांग्लादेश को। कितना? 600 मिलियन यूएस डॉलर। तो अगर बात करें पेपर में क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपको फिगर अच्छे से याद होने चाहिए कि हाल ही में बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक ने कितने अमाउंट का लोन दिया है। 600 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है। और ये जो यूएस 600 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है ये 2 प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया। डांडिन चेन, ये डांडिन चेन कौन है? ये एक्टिंग वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर है, यानी अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं डांडिन चेन। और ये डांडिन चेन जो है ये कौन सी कंट्री के डायरेक्टर हैं? बांग्लादेश और भूटान के। ठीक है, तो इन बांग्लादेश द कोविड-19 pandemic has affected the livelihood of thousands of people, particularly female workers, youth and returning migrant workers। तो जनरली अगर बात करें बहुत सारे लोगों की जॉब गई, बहुत सारे जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हुए, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग परेशान हुए। तो वही बात है कि उनके लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा, उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके अगर बात करें हेल्थ के लिए, रिलीफ के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो 600 मिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रहा है किसे? बांग्लादेश को। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। कई बार पेपर में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? डेविड मालपास। डेविड मालपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ राज्यों की खबरों की। तो राज्यों की खबरों में अगर देखें तो सबसे पहले जो खबर है उत्तराखंड की है। उत्तराखंड सीएम डिक्लेयर्ड वात्सल्य योजना फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोरोना। तो ये बड़ी दुखद बात है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑर्फन हो गए हैं ड्यू टू कोरोना। ऑर्फन कैसे? मतलब वही बात है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन सबको कोरोना हो गया एंड अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो पेंडेमिक, देखो क्या होता है जब भी पेंडेमिक होता है इस तरीके का या वॉर होता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे काफी सफर करते हैं। जब वॉर की वजह से बच्चे सफर करते हैं, जो जिनके पेरेंट्स नहीं रहते तो वॉर ऑर्फन कहलाते हैं। अब ये वही बात है, पेंडेमिक ऑर्फन बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ पेंडेमिक की वजह से हो गई है। तो चीफ मिनिस्टर ने जो उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत, क्या नाम है उनका? तीरथ सिंह रावत, अच्छे से याद कर लेना नाम। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का तीरथ सिंह रावत, इन्होंने अनाउंस किया है वात्सल्य योजना फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही मेरा, मगर अगर अगर बात करें मतलब बिल्कुल ही मतलब बोल सकते हैं कि क्लासी डिसीजन लिया है, एक केयरिंग वाला डिसीजन लिया है कि जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को वहाँ के लोगों की केयर करनी चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया। फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट ड्यू टू कोविड-19, चीफ मिनिस्टर सेड दैट सच ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट विल गिव अ मेंटेनेंस अलाउंस ऑफ 3000 रुपी पर मंथ। बहुत अच्छी बात है कि 3000 रुपए उन्हें मेंटेनेंस अलाउंस दिए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। For this, the state government came up with Mukhyamantri Vatsalya Yojana. The scheme will be implemented on 30th May, the day the NDA government-led Prime Minister Narendra Modi completes 7 year office. तो ये बोलना है कि ये स्कीम 30 मई को चालू की जाएगी और 30 मई को एनडीए गवर्नमेंट को 7 साल हो जाएंगे सेंट्रल में आए हुए। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें, देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की, चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत हैं और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट, अब अगली न्यूज बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड सीएम ने अनाउंस किया है एक मोबाइल ऐप अमृत वाहिनी। क्या ऐप लॉन्च किया? अमृत वाहिनी। देखो बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया, अभी हमने असम की बात की थी, अभी हमने अगर बात करें हिमाचल की बात की थी लास्ट अपने सेशनों में, कि हर कोई अपने स्टेट में कोविड से रिलेटेड बहुत सारी वेलबींग स्कीमें लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी वेलबींग स्कीमें जो हैं या जो हेल्पिंग स्कीमें हैं वो सब जरूर हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, काफी इंपॉर्टेंट है, देश के लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो झारखंड सीएम ने भी अनाउंस किया है मोबाइल ऐप अमृत वाहिनी। क्या है इस ऐप में? कोरोना पेशेंट झारखंड कैन बुक हॉस्पिटल। अब इस ऐप के थ्रू जो कोरोना पेशेंट है वो हॉस्पिटल
ऐप से ही बुक कर सकते हैं। पहले वही बात है कि हमें देखना पड़ रहा था कि कौन सा हॉस्पिटल खाली है, कौन सा हॉस्पिटल नहीं खाली है, हॉस्पिटल में जाके देखना पड़ रहा था। अब क्या, आप घर बैठे ही अपने ऐप में देख सकते हो कि आपके स्टेट में, आपके एरिया में कौन कौन से बेड्स खाली हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है झारखंड के जो लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अमृत वाहिनी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। क्या नाम है उनके वहां के सीएम का? हेमंत सोरेन। तो ये चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर से जरूर क्वेश्चन आता है, हेमंत सोरेन। सोरेन ऑल्सो लॉन्च चैटबॉट, एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है कि मतलब वही बात है कि आप चैट भी कर सकते हो, through which one may also get all information related coronavirus. Through Amrit Vahini app or website, one can get all information about the availability of hospital bed and even book one for himself or anybody else online. यानी वो अपने लिए और किसी और के लिए भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड की अगर बात करें तो कैपिटल रांची है, जहाँ से हमारे एम एस धोनी है, और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश भी न्यूज में। मध्य प्रदेश ने भी कोविड से रिलेटेड एक अपने स्कीम लॉन्च करी है, जिस स्कीम का नाम है अंकुर स्कीम। क्या नाम है? अंकुर। अंकुर। अब ये जो अंकुर स्कीम है, ये जनरली अगर बात करें हम, इट इज द स्कीम इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन की जो बात हो रही है, ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात नहीं हो रही है। जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी थी अपने यहाँ में, ठीक है ना, लास्ट हमने क्लास में पढ़ा भी था। तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए जाएंगे। प्लांट मतलब लगाए जाएंगे, प्लांट मतलब पेड़ लगाए जाएंगे, ट्री लगाए जाएंगे, ना कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए कोई प्लांट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए अंकुर स्कीम लॉन्च की गई है कि जो भी उस, अगर आप मध्य प्रदेश राज्यों में हो तो आप अंकुर स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए आप अपने राज्य में, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हो तो वहां पे गवर्नमेंट आपके इस वर्क को रिकॉग्नाइज करेगी और आपको अवार्ड भी देगी। तो एक नोबल काम भी है, और एक अगर बात करें, आप भी इस काम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ अंकुर, अ स्कीम अंडर विच सिटीजन विल बी अवार्डेड फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मानसून। इसी मानसून सीजन में द गवर्नमेंट अनाउंस दैट द पीपल हु टेक द इनिशिएटिव टू प्लांट सैपलिंग, यानी छोटे छोटे पेड़ लगाने की एक इनिशिएटिव लेंगे, विल बी गिवन प्राण वायु अवार्ड। उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? प्राण वायु अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा फॉर देयर पार्टिसिपेशन। द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप ऑक्सीजन प्लांट इन द स्टेट। ट्री प्रोवाइड नेचुरल ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन प्लांट इज बिगर देन ट्रीज। बिल्कुल सही बात है ना। सैपलिंग प्लांट बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। A sapling plantation campaign will be carried out under the Ankur scheme during monsoon. The imbalance in nature has to be करेक्टेड ही सेड। मतलब जो वहाँ के अगर बात करें मिनिस्टर है, उन्होंने ही बोला कि हमें क्या करना, करेक्शन करना है। द गवर्नमेंट मेंशन दैट द पीपल हु विश टू पार्टिसिपेट इन द ट्री प्लांटेशन ड्राइव कैन रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द वायु दूत ऐप। तो ये ऐप भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे नहीं कि जाके पेड़ लगाने लगे, अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने आप को रिकग्निशन देना है हमें, ठीक है ना। हाँ, कि आप हम काम कर रहे हैं, उसका हमें रिकग्निशन मिले, ना भी मिले तो भी मतलब वही बात है कि रिकग्निशन के लिए हमें नहीं करना चाहिए, बट अगर हमें हमारे काम को रिकग्नाइज किया जा रहा है तो हमें वहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये काम तो ऐसा है कि अगर रिकग्निशन ना भी मिल रहा हो तो भी हमें करना चाहिए, बट जहाँ पे हमें अच्छे नोबल काम के लिए रिकग्निशन मिल रहा है तो वहां पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वायुदूत ऐप के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओगे तो आपको प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा और आपको रिकग्निशन मिलेगा। अबाउट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अगर बात करें, कैपिटल क्या है? भोपाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। बात कर लेते हैं बैंकिंग न्यूज की आज की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरबीआई डिसाइडेड टू ट्रांसफर ₹99,122 करोड़। ये 122 करोड़, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 99,122 करोड़ रुपए यहाँ पे आरबीआई क्या करने वाला है? डिविडेंड प्रॉफिट अपना देने वाला है गवर्नमेंट को। देखो, आरबीआई की अगर बात करें, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ठीक है। तो साल भर में आरबीआई को क्या होता है? साल भर में जो भी आरबीआई वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उस काम से उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट होता है। आरबीआई की अगर बात करें, आरबीआई को ब्याज मिलता है, या अगर बात करें फॉरेन फॉरेन रेमिटेंस आ रहे होते हैं, या अगर बात करें बहुत सारे, अगर बात करें जैसे कि इंटरेस्ट की, जनरली जो है वो इंटरेस्ट के थ्रू इसका प्रॉफिट रहता है। बैंकों को लोन दे रहा होता है, गवर्नमेंट को लोन दे रहा होता है, तो जो भी इसे प्रॉफिट हो रहा होता है, वो प्रॉफिट उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। आरबीआई को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉफिट देती है अपना, हर साल।
तो यहाँ पे अगर बात करें ये क्या बोल रहा है न्यूज, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफर रुपीज 99,122 करोड़ एज सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द 9 मंथ एंडेड मार्च 30 एंडेड मार्च 31 जुलाई 2022 मार्च 2021। देखो पहले क्या था, पहले जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था वो 1 जून से लेके 31, सॉरी सॉरी, जो पहले फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक हुआ करता था। ठीक है, पहले की अगर बात करें जो फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता था। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर ईयर होगा वो 1 अप्रैल से ही होगा। ठीक है ना, पहले 1 जुलाई से होता था। तो वही बात है कि यहाँ पर इन्होंने 9 मंथ में ही अगर बात करें जो भी इनकी क्लोजिंग हुई, मार्च में इन्होंने क्लोजिंग कर दी और फिर बाद में इस साल 2021 से इन्होंने जो अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया वो 1 अप्रैल से किया। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रखना है कि पहले जो फाइनेंशियल ईयर था वो 1 जुलाई से 30 जून तक का था आरबीआई का, लेकिन अब जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का है। ठीक है, ये अपडेटेड है। तो 9 मंथ का जो प्रॉफिट रहा है आरबीआई को 99,122 करोड़ आया, और ये 99,122 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई ने प्रोवाइड किया। दिस इज मच हायर देन व्हाट व्हाट मोस्ट हैड एस्टिमेटेड एंड व्हाट द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैड बजटेड। ठीक है ना, तो ये काफी ज्यादा पैसा, मतलब इतना एस्टिमेट नहीं किया था उससे ज्यादा ही है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट अगर बात करें आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, आपको अमाउंट अच्छे से याद रखना है। देन अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज क्या है। इंडियन ओरिजिन आनवी भूटानी, आनवी भूटानी को इलेक्ट किया गया है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के लिए। तो द इंडियन ओरिजिन ह्यूमन साइंस स्टूडेंट फ्रॉम मैगडालेन कॉलेज at the University of Oxford has been declared the winner at the end of the student union by election। तो स्टूडेंट यूनियन होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो वहां पे अगर बात करें उस स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, आनवी भूटानी को। Anvi Botanic co-chair campaign for racial awareness and equality at Oxford SU president and Oxford India Society was the ferry by the by election। तो बस आपको यही याद रखना है कि किसे बनाया गया, आनवी भूटानी को बनाया गया। देन बात कर लेते हैं डॉक्टर जेन गुडाल बैक प्रेस्टिजियस 2021 टेम्पलेटन प्राइज। तो डॉक्टर जेन गोडाल को एक प्रेस्टिजियस टेम्पलेटन प्राइज दिया गया। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है टेम्पलेटन प्राइज। और ये जो टेम्पलेटन प्राइज है ये जनरली अगर बात करें साइंस के थ्रू कुछ ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूशन करना, यानी आप एक साइंटिस्ट हो, आपको साइंस अच्छे से आती है, आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो उस क्रिएशन से आपने ह्यूमैनिटी का क्या किया, ह्यूमन का बेनिफिट किया, ह्यूमैनिटी के लिए आपने काम किया। तो अगर आप साइंस एक्सप्लोरेशन से कोई ह्यूमैनिटी के लिए कार्य कर रहे हो तो उस कार्यों के लिए आपको टेम्पलेटन प्राइज दिया जाता है। ये एक इंटरनेशनल प्राइज है। सबसे पहले ये प्राइज जो दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा को अगर बात करें सबसे पहले प्राइज दिया गया था 1980 में। तो इस बार का जो ये प्राइज मिला है टेम्पलेटन प्राइज वो डॉक्टर जेन गोडाल बैग्स को मिला है। शी इज ऑल्सो अगर बात करें इन्होंने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है ह्यूमैनिटी के लिए, एनिमल वेलफेयर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो ये अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है, रेनाउंड एथोलॉज एथोलॉजिस्ट। तो आपसे पूछा जाए कि जेन गोडाल कौन है, एक एथोलॉजिस्ट है एंड कंजरवेशनिस्ट जेन गोडाल whose groundbreaking discoveries have changed humanity understanding of his role in the natural world। The annual prize, which include a monetary award for more than $1.5 million का अगर बात करें, ये प्राइज रखा गया है honor individual whose achievement have advanced the late Sir John Templeton। सर जॉन टेम्पलेटन अगर बात करें एक फिलंथ्रोपिस्ट थे। philanthropic vision of harnessing science, देखो लिखा है harnessing science to explore the deepest question of the universe and humankind place and purpose within it। तो इसी ऑब्जेक्टिव के तहत या इसी इन्हीं कार्यों के लिए ये अवार्ड जेन गोडाल को दिया गया। तो नाम याद रख लेना, जेन गोडाल एथोलॉजिस्ट हैं। ठीक है ना। तो ये टेम्पलेटन प्राइज के बारे में दिया गया, इसके फाउंडेशन कौन है, जॉन टेम्पलेटन फाउंडेशन। ठीक है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। अभी हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च करी है चाइना ने, हियांग 2D। क्या नाम है, हियांग हायांग हायांग 2D। हायांग 2D सैटेलाइट लॉन्च करी है चीन ने।
और ये जो चीन ने सैटेलाइट लॉन्च की ओशियन ऑब्जर्वेशन के लिए किया है। जैसे अगर बात करें ओशियन में कोई तूफान आ रहा है, या मतलब साइक्लोन आ रहा है, या सुनामी आ रही है, या कुछ भी अगर बात करें मूवमेंट हो रही है ओशियन में, अगर बात करें चाइना को लग रहा है कि उसके टेरिटरी में कुछ इलीगल मूवमेंट हो रही है या कुछ भी, तो वो उन सारी चीजों को, मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, वेदर मूवमेंट को या सिक्योरिटी मूवमेंट को, इन सारी चीजों को देखने के लिए ये सैटेलाइट चाइना ने अपने ओशियन में, यहाँ पर अगर बात करें, लॉन्च करी है। नाम क्या? हायांग 2D। On May 19, 2021, China successfully launched a new ocean monitoring satellite, Hayang 2D, into orbit. The satellite was launched by a Long March 4B रॉकेट। तो ये रॉकेट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कौन से रॉकेट से भेजा गया? लॉन्ग मार्च 4B, ये रॉकेट का नाम है। जैसे हमारे यहाँ रॉकेट का नाम क्या होता है, इंडिया के जो रॉकेट हैं, इंडिया के रॉकेट का नाम क्या होता है? PSLV, GSLV, ये इंडिया के रॉकेट के नाम होते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें, जो चाइना के रॉकेट के नाम होते हैं, लॉन्ग मार्च 3, लॉन्ग मार्च 2, लॉन्ग मार्च 4B, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च 4B से हायांग 2D सैटेलाइट लॉन्च की गई है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च करी? चाइना ने, फ्रॉम द जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना। दिस लॉन्च वाज द 370th बाय द लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज। तो लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज की ये 370वां रॉकेट था। हायांग 2D सैटेलाइट के बारे में बताया गया कि हायांग 2D जो है, ये विल फॉर्म अ कॉन्स्टलेशन, एक कॉन्स्टलेशन बनाएगा विद HY2B एंड HY2C। HY मतलब हायांग, हायांग 2B, हायांग 2C के साथ कॉन्स्टलेशन यानी ग्रुप बनाएगा। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप, ठीक है। कॉन्स्टलेशन ग्रुप बनाएगा सैटेलाइट टू बिल्ड एन ऑल वेदर एंड राउंड द क्लॉक डायनेमिक ओशन एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम एंड लार्ज स्केल। It was developed by China Academy of Space Technology and the carrier rocket by the Shanghai Academy of Space Flight Technology. The constellation will support the country early warning and prediction of marine disaster, sustainable development, and utilization of ocean resource, effective response to global climate change as well as ocean research. तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, हायांग 2D। बाकी अगर बात करें, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है। करेंसी अगर बात करें तो रेनबी है, और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 में हुई थी। इसके एडमिनिस्ट्रेटर जैंग केजान है, और हेडक्वार्टर अगर बात करें हाइडन डिस्ट्रिक्ट बीजिंग चाइना में, ठीक है ना। कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में। स्पोर्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट न्यूज में ये अनाउंस किया गया है कि अंडर फीफा का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो इंडिया होस्ट करेगा अक्टूबर में। अक्टूबर 2022 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप होगा अंडर 17 का, फीफा अंडर 17 वुमेन का, उसे कौन होस्ट करेगा? हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत होस्ट करेगा 2022 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो कब होगा? 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक। अर्लियर दिस इवेंट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंडिया इन 2021। पहले ये शेड्यूल किया गया था कि 2021 में ये इवेंट होगा, बट ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक इसे शिफ्ट कर दिया गया। द इवेंट विल बी द सेकंड फीफा टूर्नामेंट, और ये जो इवेंट होगा ये सेकंड फीफा टूर्नामेंट होगा। इससे पहले फीफा अंडर 17 टूर्नामेंट जो हुआ था वर्ल्ड कप, वो 2017 में भारत में हुआ था। 2017 में पहली बार भारत में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था। और ये अगर बात करें दूसरा अंडर 17 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप दूसरा होने वाला है भारत में। और जो फीफा का जो वुमेन वर्ल्ड कप है, ये मेला अगर बात करें भाई, जो अडल्ट वाला यानी अबव 18 वाले जो मैच, जो मेन मैच होते हैं, उसका जो मेन वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में होगा, जुलाई 2020 से लेकर 2023 तक। तो पेपर में हमारे क्या अपकमिंग जो गेम्स होने वाले हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कहाँ होने वाले हैं, उन्हें कौन होस्ट कर रहा है, ये पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप को जो होस्ट करेगा वो इंडिया करेगा 2022 में, और 2023 में वुमेन वर्ल्ड कप को जो होस्ट करेगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। आई होप क्लियर होगा। फीफा की अगर बात करें, प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। एस्टैब्लिश हुआ था 21 मई 1904 में पेरिस में, ठीक है। फिर अभी हाल ही में अगर बात करें, 2021 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुआ, ठीक है। अगर बात करें मोनाको ग्रैंड प्रिक्स यानी क्या? F1 रेस है। मैंने आप लोगों को बताया है कि साल भर में अगर बात करें बहुत सारी F1 रेसेस होती हैं। इस साल भी कुछ 20 से 21 F1 रेस से शेड्यूल की गई। मार्च से ये F1 रेसेस होना स्टार्ट हुई हैं। अभी तक टोटल 5 F1 रेसेस हो चुके हैं। अभी तक टोटल 5 F1 रेसेस हो चुकी हैं, जिसमें से अगर बात करें 3 रेस, 5 रेसेस में से 3 रेस जो हैं, 3 रेस जो जीती हैं वो लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं। लुइस हैमिल्टन ने 3 रेस जीती हैं। और 2 रेस जो अभी तक हुई हैं वो मैक्स वेरस्टेपन ने जीती हैं। मैक्स वेरस्टेपन ने दो
2 रेसेस जीती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, लिखा भी है मैक्स वेरस्टेपन वॉन 2021 ग्रैंड प्रिक्स, कार्लोस सैनेज जूनियर केम सेकंड एंड लैंडो नॉरिस केम थर्ड। ये इनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। दिस वॉज वेरस्टेपन सेकंड विन ऑफ द सेकंड, ये उनकी सेकंड विन है इस सेशन की, इस सीजन की, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैक्स वेरस्टेपन की, तो पहले, अब इससे पहले जो उन्होंने जीता था वो जीता था इमीलिया रोमागना ग्रांड प्रिक्स, ठीक है ना, इमीलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स, जो आपका इटली में हुआ था, रोमागना ग्रैंड प्रिक्स जीता था। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमीलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था, मैक्स वेरस्टेपन ने, और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीता है, मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, ठीक है। मैक्स वेरस्टेपन की अगर बात करें तो ये रेड बुल रेसिंग ड्राइवर है, ठीक है, रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर है। और लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के हैं, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के हैं और मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल, ठीक है, रेड बुल के हैं। आई होप क्लियर होगा। बाकी जो 3 रेसेस लुइस हैमिल्टन ने जीती हैं वो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये 2 रेसेस के मैंने बता दिया मैक्स वर्स्टेपन ने कौन कौन सी जीती हैं, इमीलिया और मोनाको। नेक्स्ट ऑर्बिटरीज की अगर बात कर लेते हैं, हाल ही में अगर बात करें एक्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन चीफ श्री कुमार बनर्जी पासेस अवे। जो एक्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ थे श्री कुमार बनर्जी, वो अब नहीं रहे हैं। इनका निधन 70 वर्ष की उम्र में हो गया। इनके बारे में जान लेते हैं। श्री कुमार बनर्जी रिटायर्ड एज चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन 2012। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में के ये चेयरमैन थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पेपर क्वेश्चन बन सकता है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च के सेंटर के डायरेक्टर भी रहे हैं श्री कुमार बनर्जी। तो काफी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी लाइफ की, और कंट्री की में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। For 6 years till 2010, Banerjee work focused on physical meteorology and material science achievement. He was a recipient of the 4th highest civilian award in the Republic of India. पद्म श्री भी इन्हें मिल चुका है 2005 में। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी दिया गया है, जो साइंस की फील्ड में बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है 1989 में। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो आपसे पूछा जा सकता है चीफ श्री कुमार बनर्जी जो पास हुए हैं, ये कौन थे, ये एक्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन में अगर बात करें चेयरमैन थे, और अगर बात करें ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी डायरेक्टर रह चुके हैं। तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से अगर क्वेश्चन बना तो क्या बनेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, और इसके डायरेक्टर कौन है, अजीत कुमार मोहंती। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अगर बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है वो के एन व्यास हैं। फाउंडर होमी जे बाबा थे, और फाउंडेड कब हुआ था, 3 अगस्त 1954 में। हाल ही में अगर बात करें वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण पासेस अवे। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर है राम लक्ष्मण, वो अब नहीं रहे हैं। तो इनका निधन हो गया है 78 की आयु में। राम लक्ष्मण का जो रियल नेम था विजय पाटिल था। इन्होंने 4 डिकेड का इनका काफी लंबा करियर रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में। ही वॉज मोस्ट फेमस ऑफ हिज वर्क विद राष्ट्रीय प्रोडक्शन में इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन के म्यूजिक कंपोज किए हैं, काफी लेजेंडरी म्यूजिक्स हैं मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन। बाकी अगर बात करें एजेंट विनोद की, 100 डेज, अनमोल, तरन, पत्थर के फूल, हमसे बढ़ के कौन। ही गेव म्यूजिक फॉर मोर देन 200 फिल्म्स इन हिंदी, मराठी एंड भोजपुरी लैंग्वेजेस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में फॉर्मर जो एनएसजी हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो चीफ थे जेके दत्त, वो नहीं रहे हैं। फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी के जो चीफ थे जेके दत्त, उनका निधन 72 वर्ष की आयु में हुआ है। जेके दत्त का फुल फॉर्म है ज्योति कृष्णा दत्त। 1971 के ये आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, और द वेस्ट बंगाल कैडरे। He headed the commando forces during 2008 Mumbai terror attack. He served as a DG of the National Security Guard from 2006 to 2009. He also worked in the Central Bureau of Investigation. He was once appointed as this officiating chief और डायरेक्टर इन 2005, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, इन्होंने इनका ये कार्यों के बारे में दिया गया। जेके दत्त नाम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। बाकी तो आज की हमने जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी वो हमने सारी की सारी कवर कर ली हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, हमारे सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।